हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन निड्जी गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स के फीडिंग के बारे में। तो देखो, जो भी आप लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हो वो सारा कॉन्सेप्ट किसके लिए चल रहा है? ऑर्बिटल्स के लिए। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस किया है। क्लास 10th तक आपने जितनी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की पढ़ाई की है वो ऑर्बिट के लिए थी। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फीडिंग के लिए जो साइंटिफिक लॉ यूज होता था दैट वाज बोरबरी स्कीम, जिसमें आप 2 8 18 ऐसा सिस्टम चलाते थे। तो ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन की फीडिंग होगी बच्चों, तब आप बोरबरी स्कीम यूज करते थे। बट अब आप क्लास 11th में हैं और क्लास 11th में आपका पूरा पढ़ाई किस पे फोकस रहेगा? ऑर्बिटल्स पे। यहां पर जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीडिंग होगी, इसके लिए दो साइंटिफिक लॉज आपको पढ़ने रहते हैं। एक आता है हंट्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिसिटी और दूसरा रहता है आबर्ट लॉ। ठीक है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हंट्स का लॉ रहता है और दूसरा आबर्ट प्रिंसिपल रहता है। ये दोनों किसके लिए रहते हैं? ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीडिंग के लिए, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हंट्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को डील कर लिया था। क्या कहा था उसने? कि पेयरिंग केवल तभी एग्जिस्ट करेगी जब सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले से पहुंच जाए, उसके बाद ही पेयरिंग पॉसिबल है। तो बच्चों, आफबाउ ने भी इलेक्ट्रॉन की फीडिंग के लिए बात किया। किसके में? ऑर्बिटल्स में। याद रखना, ऑर्बिटल्स में। इसीलिए मैंने ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस पहले ही बता रखा है कि फर्क क्या है। 10th में आपने ऑर्बिट पे पढ़ाई की थी, 11th का पूरा पढ़ाई किस पे कंसंट्रेटेड रहेगा? तो ऑर्बिटल पे। ठीक है, तो ऑर्बिटल आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। आप बाउ प्रिंसिपल किसके लिए है? तो भैया ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीडिंग के लिए है। क्या कहते हैं आप बाबू जी? तो समझिएगा इसमें लाइंस को कि in any atomic orbital feeling of electron एक एक लाइन समझिएगा ना, is decided by ascending order of their energy level, अब ये क्या कहना चाह रहा है? देयर एनर्जी लेवल। बात समझिएगा, ठीक? कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की फीडिंग होगी वो एनर्जी के असेंडिंग ऑर्डर पे होगा। दैट मींस कि लोअर एनर्जी वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो पहले फील किए जाएंगे, देन उनसे हायर एनर्जी वाले, और सबसे हायर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल सबसे लास्ट में फील किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप खुद को ले लीजिए। आप आज क्लास 11th में हैं। क्लास 11th में आपने डायरेक्ट स्टडी तो स्टार्ट नहीं की थी। क्लास 1 2 3 4 मींस जो लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल समझ लीजिए, जिसमें आपको चीजें सॉफ्ट पड़ती, उनको आपने पहले कंप्लीट करते गए। देन आप क्लास 11th में आए, 12th में आए, देन आप अपने ग्रेजुएशंस को कंप्लीट करेंगे। तो सेम वही हाल यहां भी हो रहा है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन, जिन ऑर्बिटलों में एनर्जी लेवल कम होगा वो पहले भरेंगे, उनसे हायर एनर्जी वाले उससे बाद में भरते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं ये लाइन लिख रहा हूं, लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स feel first and higher energetic orbitals feel later। क्लियर है? अब ये बात तो आप बहु ने बोल दी कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीडिंग एनर्जी ऑर्बिटल एनर्जी लेवल की बिहाफ पे करेंगे। एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों? तो उसके लिए भी उन्होंने एक रूल दिया कि एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स can decided by value of sum of n plus l, where n and l क्या है? तो n के बारे में जान लीजिए बच्चों, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l मींस एजिमुथल क्वांटम नंबर है। हालांकि हमने क्वांटम नंबर पढ़ा नहीं है, इस टॉपिक के तुरंत बाद हम क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बहुत आसान होने वाला है ये चीज। क्या कहा था कि एनर्जी लेवल अगर आपको डिसाइड करना है तो वो किस बिहाफ से होगा? तो n प्लस एल की वैल्यू के बिहाफ से होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके n प्लस एल की वैल्यू कम आ गई, मींस इफ वैल्यू ऑफ n plus l for any atomic orbital
is lower, that means that orbital has lower energy and feel first. कहने का मतलब है कि आप n प्लस एल की वैल्यू लाइए। मान लीजिए किसी की n प्लस एल की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी, किसी की 3 आ रही है, किसी की 4 आ रही है। तो जिसके n प्लस एल की वैल्यू लोअर आएगी, जैसे 3 आया, उसकी एनर्जी लेवल कम होगी, और जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी ऑब्वियस है कि वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ठीक है। और बच्चों इसी का उल्टा हो जाएगा, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू हायर होगी उसकी एनर्जी लेवल भी हायर होगी और वो बाद में भरेगा, लेटर फीडिंग होगी उसकी। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय चांस ऐसा भी तो हो सकता है कि दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए, मैं सारी चीजों को न्यूमेरिकली भी दिखाऊंगा तो आपको सारी बातें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगी, कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है और उनके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट भी ले लेता हूं। इफ टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स have similar value of n plus l, then electron will fill in that atomic orbital which has lower value of n, कहने का मतलब है कि बाई चांस ऐसा हो जाए कि मैच ड्रॉ हो जाए, दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, तो इसमें क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन विल फिल इन दैट एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच हैज अ लोअर वैल्यू ऑफ n, मतलब वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके n की वैल्यू लोअर होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरेगा, मतलब कि उसकी एनर्जी लेवल भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो बाई चांस अगर n प्लस एल की वैल्यू सिमिलर आने लगे, सेम आने लगे, तब आप उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरना, या उस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम रहेगा जिसके लिए n की वैल्यू बच्चों क्या रहेगी, लोअर रहेगी। अब ये सारी बातों को मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले लिया, सिमिलरली n प्लस एल से उनके एनर्जी लेवल को हम लोग डिसाइड करेंगे। क्या कहा गया है, एनर्जी लेवल कहां से डिसाइड करना है, n प्लस एल की वैल्यू से। यहां से बच्चे एक नोट, जो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि 4 ब्लॉक होते हैं एसपीडीएफ, ठीक है, उनके लिए L की वैल्यू मैंने लिखवाई थी, होप सो आपको याद आ रहा होगा, कुछ नहीं टेंशन है, एसपीडीएफ 0 1 2 3, मतलब कि D के लिए क्या है, L की वैल्यू तो 2 है, P के लिए क्या है तो 1 है, S के लिए 0 है, F के लिए 3 है। ये छोटी सी बात आप याद रखिए। n प्लस एल की वैल्यू अभी इमीडिएटली कंसीडर कर लेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे दिए हुए हैं, 4s है, 3d है और 6p है। आपसे बोल रहा है इनको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करो। किस ऑर्डर में अरेंज करो, एनर्जी ऑर्डर में। करना क्या बच्चों, n प्लस एल की वैल्यू कंसीडर करनी है। n की वैल्यू बच्चों आपको सामने से दिखेगी, और l की वैल्यू अब ये भी आपने याद कर रखा है कि किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या आती है। तो चलो यहां पर आ जाओ, n प्लस एल करो तो इसके लिए तो दिस इज 4 प्लस s के लिए l की वैल्यू 0। समझ में आ रहा है ना, यहाँ n कितना हो गया बच्चों 4, l कितना हो गया 0। क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू अभी आपने कंसीडर किया था 0 होती है। दोनों का सम किया, वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यहां पे बच्चों n की वैल्यू सामने से दिख जाती है 3, l की वैल्यू कौन सा ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, उसके लिए अभी आपने देखा l की वैल्यू कितना लेना, 2 लेना। दोनों को सम करो, 3 प्लस 2 वैल्यू कितनी आ गई, 5। यहां पर आ जाइए, n की वैल्यू बेटा 6, l की वैल्यू, p के लिए बात हो रही है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो दिस इज 6 प्लस 1, n प्लस l की वैल्यू जब लेने जाओगे 7। समझ में आ रही बातें। तो आप मुझे बताइए किस पर्टिकुलर केस में n प्लस l की वैल्यू सबसे ज्यादा आई है, 6p में, देन 3d में, देन 4s में। तो अगर आपसे एनर्जी का ऑर्डर पूछे 4s 3d और 6p में, ये किसका ऑर्डर है बच्चों, एनर्जी ऑर्डर है, तो एनर्जी तो उसकी ज्यादा होगी जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू भी ज्यादा आई थी, मतलब 6p की एनर्जी इन तीनों में सबसे ज्यादा होगी और 4s की एनर्जी इन लोगों में सबसे कम होगी।
पर यही चीज अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस पर भरेगा जिसके लिए n+l की वैल्यू सबसे कम है। मींस इन तीनों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, देन 3d में जाएगा, देन 6p में जाएगा। तो यही था अबाउ का सिस्टम। और n और l को कैसे लेना है, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई खास प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, ये वाला केस आप सबको समझ में आ गया कि n+l की वैल्यू से आप एनर्जी लेवल डिसाइड करेंगे, और एनर्जी लेवल डिसाइड हो जाने से इलेक्ट्रॉन की फीडिंग डिसाइड हो जाएगी कि भैया जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम, मींस n+l की वैल्यू का सम सबसे कम, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएगा। इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं बच्चों। आपसे कहा जा रहा है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू बाय चांस सेम आ जाए, फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, मैंने 4s लिया, मैंने 3p लिया, इसके लिए n कितना है 4, l कितना है 0 क्योंकि s ऑर्बिटल है, इसके लिए n कितना है 3, l कितना है बच्चों 1, n+l लाइए इनका, तो इनका n+l 4 + 0 क्या दिया 4, इसके n+l की वैल्यू अगर मैं लेने चला तो 3 + 1 अगेन कितना आया 4। तो इन दोनों ही केस में आप देख पा रहे हैं कि दोनों के n+l की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल आ गई। और बाय चांस अगर n+l की वैल्यू सेम आती है तो आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन उस एटॉमिक ऑर्बिटल में पहले भरेगा जिसके लिए n की वैल्यू क्या रहे, लोअर रहे, जिसके लिए n की वैल्यू क्या रहे, कम रहे, लोअर रहे। तो आप बताइए 4s और 3p में इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 3p में। तो एनर्जी किसकी ज्यादा थी, 4s की, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है, दैट मींस कि ये लोअर एनर्जेटिक है और ये हायर एनर्जेटिक है। तो अगर मैं कंपेयर करता 3p और 4s में तो मुझे साफ साफ समझ में आया 4s की एनर्जी 3p से ज्यादा है, तभी तो वो बाद में भरेगा। तो होप सो ये पूरे पॉइंट्स आप सबको ठीक से क्लियर हो गए कि कैसे कैसे आपको चीजों को रिलेट करना है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल दे दे रहा हूं बच्चों। मान लो इमीडिएटली अब आप इसको बनाओ, मैंने दिया आप लोग को 4p और यहां मैं आपसे दे रहा हूं 3d। पहले किस में इलेक्ट्रॉन फीड करेगा, तो ध्यान दीजिए 4p में n हो गया 4, l हो गया 1, 3d में n हो गया 3, l हो गया 2, सम किया 4 + 1 टोटल आया 5, यहां सम किया 3 + 2 अगेन टोटल आया 5। दोनों में n+l की वैल्यू इक्वल आ रही है। जब n+l की वैल्यू इक्वल आ रही है दैट मींस कि आपको क्या चेक करना पड़ेगा, n की वैल्यू, जिसके लिए n की वैल्यू लोअर रहेगी उसका एनर्जी कम आएगा। तो इन दोनों में एनर्जी किसकी कम आएगी, तो 3d की एनर्जी 4p की से कम आएगी। और ये है बच्चों एनर्जी ऑर्डर, ये क्या है, एनर्जी ऑर्डर। हमसे पूछ दिया जाए इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3d में भरेगा, क्यों, क्योंकि वो लोअर एनर्जेटिक है। तो ये पूरी बात है, आई होप सो आप सब लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। आप बाबू ने क्या किया था, आप बाबू ने इसका एक अलग से ही प्रॉपर डायग्राम भी बना के दिया था। तो चलो उस चीज को भी थोड़ा सा हम लोग नोटिस कर लें, क्योंकि आपके स्कूल एग्जामों में वो डायग्राम बना के आपको देना रहेगा, और डायग्राम बनाने का तरीका पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, यहां मान लीजिए हमारे पास 1s है, फर्स्ट 1 में 1, s को s के नीचे ही लिखना, 2s 2p, 2 आए तो 2 आ गए, 3s 3p 3d, जहां 3 से शुरू हुई 3 अलग अलग एटम्स आ गए, ऑर्बिटल्स आ गए। देन 4s में 4 आ जाएंगे, 4s 4p 4d और 4f। क्या हो रहा है नोटिस करो, s वाले पूरे एक लिस्ट में जा रहे हैं, p वाले पूरे एक लिस्ट में जा रहे हैं, d वाले पूरे एक लिस्ट में जा रहे हैं। 1 था तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। ऐसे ही बच्चों 5s 5p 5d 5f, ये कैसे रहेगा, ये एरो टाइप का दिखेगा, ये ऐसे बड़ा, फिर यहां थोड़ा सा सिमिलर है, अब ये घटना शुरू करेगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा 6s 6p 6d और लास्ट में 7s 7p, और यहां समझ लो 8s रहेगा, जो कई बार कई बुकों में लिखता है, कई बुकों में नहीं भी लिखता है, ठीक है। चलो मैं मान ले रहा हूं 8s, ठीक है, कंट्रोवर्शियल टाइप का कुछ नहीं है। आपको क्या करना है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बारिश करानी है, नॉर्मल रेन। तो ये देखो ये बारिश हो रही है, ध्यान से ना, ये नॉर्मल बारिश हो रही है। चलो बारिश यहां से कराओ, ये 5f पे आया, फिर वो 6d में गया, फिर वो 7p में गया, फिर वो मान लो 8s में जा रहा है। 8s कई बुकों में लिखे रहेगा, कई बुकों में नहीं लिखे रहेगा, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, आपकी मर्जी नहीं है तो मत लिखिए भाई, ठीक। ये जस्ट बारिश हो रही है। फिर यहां पर किस पे बारिश होगी भैया, 4d, फिर 5p, फिर 6s।
यहाँ 3d 4p 5s 3p से 4s 2p से 3s फिर 2s। जस्ट ऐसे समझ लो इंक्लाइंड होके रेनफॉल हो रहा है। आपको और देखना है तो भैया आप इनको लाके जोड़ते जाइए। हर s के बाद से आप थोड़ा टर्न कर जाइए। ये यहाँ आया 1s के बाद 2s आया, देखिए 1s पहले फीड होगा फिर 2s आएगा, 2s के फीडिंग के बाद 2p आप जाएंगे। और आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकरेंस कैपेसिटी होती है। p के लिए 6 होती है, d के लिए 10 होता है और f के लिए 14 होता है। ये बातें हमने पिछले वीडियो में अच्छे से कवर की हैं। 2p के तुरंत भरने के बाद कौन आएगा? 3s की बारी। ये कंप्लीट जैसे ही हुआ आप कहां इंटर करेंगे? 3p में। 3p के बाद आप 4s को फीड करेंगे, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s से यहां से टर्न हो जाइए। हर s के बाद ना 2s के बीच में आप टर्निंग ले रहे हैं, फिर 4d 5p 6s, फिर यहां से टर्निंग लेके 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s भरेगा और 7s के बाद लास्ट में आप कहां आएंगे? 5s 5f 6d 7p। तो इस तरीके से आप बाउ ने डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कब कौन एटॉमिक ऑर्बिटल पहले भरेंगे, कब कौन बाद में भरेंगे, इन सब के लिए एक ऐसा फ्लो चार्ट बना के दिया था। और ये फ्लो चार्ट में बहुत आसान है बनाना। रन कराइए देन टर्न कर करके चेक कीजिए। आप n+l की वैल्यू लगा लगा के भी चेक कर सकते हो, वहां से भी आपको पता चलेगा कि हाँ सीक्वेंस यही आएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का आप बाउ प्रिंसिपल। आप बाउ प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन की फीडिंग की गई ऑर्बिटल्स में। पहली बात नॉट इन ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिट के लिए कौन था? बोरबरी स्कीम था। ऑर्बिटल के लिए 2 लोग आए थे, आबाउ और हंट्स, जिसमें हमने दोनों को कवर किया। अब प्यारे बच्चों ये जो आबाउ स्कीम आपने सीखा, इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बड़े प्यार से आप समझना आराम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉट ओनली फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपके पूरे के पूरे इंटायर केमिस्ट्री 11th-12th केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि आपको ये आना चाहिए। तो चलो मैं एटम्स लेता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मेरा एटॉमिक नंबर है और ये मेरा एलिमेंट है और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आराम से देखना बच्चों, फर्स्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। सबसे पहले किसकी बारी आ रही थी? 1s की। अभी भी आपने देखा था फ्लो चार्ट बना के। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1। आपको पता है s की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 तक की रहती है। सेकंड हीलियम, इसमें कितने जाएंगे? तो 1s में 2। अब आपको पता है s की एटॉमिक कैपेसिटी 2 तक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए। 1s के भरने के तुरंत बाद किसकी बारी आएगी? 2s की। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s में 2, 2s में 1, टोटल 2 और इन 1 3 इलेक्ट्रॉन्स आए ना। फिर आएगा 4 बेरिलियम, क्या होगा? 1s2 2s2 5 बोरॉन 1s2 2s2 2s भी पूरा भर गया। अब आप किस में जाने वाले हैं? p में। कौन से p में? 2p में। और ध्यान से देखो ये दोनों सेकंड शेल के या सेकंड के ऑर्बिट के, इसलिए इनके बीच में कॉमा लगाने की नेसेसिटी नहीं है। हाँ 1 और 2 के बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये फर्स्ट शेल से था और ये सेकंड शेल से था, तो ये अलग अलग है इसलिए कॉमा लगा। पर 2s और 2p दोनों तो सेकंड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके बीच में आपको कॉमा लगाने की कोई नेसेसिटी नहीं है। 2p 1 हो गया, 2 4 एंड 1 5 इलेक्ट्रॉन। 6 लिया बच्चों कार्बन। आपको पता है p की मैक्सिमम कैपेसिटी कहां तक जाती है? p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपोजिट स्पिन के, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आकर कर सकता है p। तो यहां पर 2s2 के बाद क्या आ जाएगा? 2p2। 7 बच्चों नाइट्रोजन, क्या हो गया? 1s2 2s2 2p3। 8 क्या होता है? ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p4। 6 तक जा सकता है। 9 क्या हो गया बच्चों? फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5। और 10 हो गया हमारा नियॉन, दैट इज 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो यहां तक की आपने बातें समझी। अब एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 11 आते हैं, सोडियम। अभी अभी आपने आबाऊ का चार्ट देखा था। 2p के फीडिंग के बाद किसकी बारी आई थी? 3s की। तो यहां पर ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन।
मैं मैग्नीशियम लिया 12, क्या हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहां पर फिर से क्या हो गया 3s भी पूरा कंप्लीट, क्योंकि s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबल है। तो 3s के बाद आप चेक कीजिए, अभी भी आपने जो चार्ट बनाया था अब में कि 3s के बाद किसकी बारी आ गई थी, तो 3s के बाद अब बारी आई थी 3p की। तो 3p क्या हो गया 1। अब एक बार ये 3p बच्चे स्टार्ट हो गया, मतलब ये 6 तक जाएगा। तो अगर मैं सिलिकॉन 14 लूंगा तो ये पूरा पार्ट वैसे ही चलेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 3p2। मैंने फास्फोरस लिया 15, ये पूरा पार्ट वैसे ही चला, लास्ट में 3p3। 16 मैंने सल्फर कंसीडर किया, सारा पार्ट सेम सेम, लास्ट में 3p4। क्लोरीन में बच्चों पूरा सेम 3p5 आने वाला है। बहुत आसान है ये सारी चीजें, बस आपको सिस्टम बनाते जाना है। तो आप बाबू प्रिंसिपल में घबराने जैसा कुछ नहीं है, लिटरली इजी चीजें हैं, ठीक है। बस एक बार कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के चल लेना है, फिर कभी गलतियां नहीं होंगी। यहां आ गया बच्चों 3p6, 18 तक का तो काम हो गया। 19 आता हूं मैं पोटेशियम बच्चों, तो यहां तक तो सब कुछ सही चलेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल काउंट कर लो 2 2 4 6 10 12 और ये 6 18। 3p के बाद चेक करो चार्ट में, तो कौन आया था भैया 4s आया था। तो 4s में क्या आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए 19। कई बार बच्चों इसी को आप लोग के बुक में ऐसा लिख देगा AR मतलब आर्गन के बारे में बात हो रहा है। आर्गन लिखते ही आप लोग समझ गए क्या हो गया, पूरा का पूरा 18 इलेक्ट्रॉन फीड हो गए। AR के तुरंत बाद कौन आता है 4s, तो 4s1 18 और 1 19। ऐसे बेटा अगर मैं कैल्शियम का बोल दूं तो कैल्शियम का आप क्या लिखोगे AR, 18 हो गए, फिर 4s आता है AR के बाद। नियॉन के बाद याद रखना, नियॉन के बाद 3s, आर्गन के बाद 4s, क्रिप्टॉन के बाद 5s। ऐसा चलाना ना, ऐसा सिस्टम चलाना। उस इलेक्ट्रॉनिक नंबर किसी भी रैंडम जो नीट उट पे पूछता है बड़ा आसान हो जाएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैं ज्यादा चीजें और ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं। तो क्लासिफिकेशन में सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैल्शियम का आ गया AR4s2। इसी चीज को थोड़ा और बढ़ाते हैं। हमने 1 से लेकर 20 तक तो काम कर लिया, बट एज ए 11th स्टूडेंट आपको 30 तक की चीजें बच्चों पता होनी चाहिए। तो चलिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजिंग जोन रहता है, और मुझे नहीं लगता कि आप किसी को कोई कंफ्यूजन रह रहा है। स्कैंडियम के लिए मैं कैसा आऊंगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p6, फिर आप क्या लगाएंगे 4s2, और अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा 3d1, क्योंकि आप चेक कीजिए चार्ट में आप आओगे कि 3s के फीडिंग के सॉरी 4s के फीडिंग के बाद किसकी बारी आई थी हुई, तो 3d की आई थी। तो 3d1 हुआ। अब एक बार 3d1 हुआ, या कई बार इसको हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 अलग लिख दो, क्योंकि सारे के सारे थर्ड ऑर्बिट से थे, इसलिए आप इन तीनों का एक साथ भी लिख सकते हो और इसको थोड़ा आगे लिख सकते हो, क्योंकि इनकी एनर्जी के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं रहता। 3d की एनर्जी और 4s की एनर्जी के बीच में बहुत माइनर सा गैप है, इसलिए कई बार इनके इलेक्ट्रॉन ना एक दूसरे में शफल भी करेंगे, एक दूसरे में ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। पर हाँ, p और s की एनर्जी के बीच में बहुत बड़ा गैप रहता है। एक बस आपकी मान लीजिए 10 किलोमीटर आगे, एक बस 10 किलोमीटर पीछे चल रही थी, इसका पर्सन उसमें कूद नहीं सकता। ये तभी हो सकता था जब वो पैरेलल चले। तो ये लोग पैरेलल चलते हैं, इनकी एनर्जी लगभग क्या है सेम है, अप्रॉक्स डिफरेंस है बट माइनर डिफरेंस है। तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, पर p वाले का s वाले के साथ करना चाहूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके एनर्जी के बीच में बहुत मेजर गैप है। ठीक है, अब मान लो इसी को चाहता कोई तो ऐसा भी लिख देता, सर AR18 हो गया, फिर मैं 4s2 लिखता हूं 3d1 लिखता हूं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो ये तीनों सिस्टम है, आपको जो यूज करना चाहे। हम एक भी जगह कॉन्सेप्ट में कोई ड्रॉबैक नहीं रखना चाहते, इसलिए हर चीज बच्चों सीख के चलो। फिर बच्चों 22, हो सकता है वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाए, पर कंटेंट की क्वालिटी ऐसी रहेगी कि आपको कुछ भी डाउट ना बचे। उस चीज के लिए मैं एश्योर करता हूं आपको कि डाउट नहीं बचने दूंगा मैं। बाकी जो भी अगर और भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या चीजें हो सकती है, आप कमेंट करके बच्चे बताओ कि आपको क्या और परेशानी है, नोट्स मटेरियल जो भी है सारी चीजें करेंगे, मिलकर करेंगे। आ जाइए, टाइटेनियम का क्या हो गया AR18 खत्म,
20 खत्म, और ये क्या हो गया 22, 18 टू 20 और ये 22। फिर वेनेडियम आता है बच्चों 23। सब लोग समझ गए क्या होने वाला है, AR 4s2 3d3। फिर 24 आएगा क्रोमियम, क्या हो जाएगा इसका AR। याद रखो क्रोमियम में आपको एक एक्सेप्शन लेना है, एक्सेप्शन लेना है कि यहां पर 4s1 3d5 होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि जब आपने ऐसा किया तो ये जो D है एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए था 4s2 3d4, जो कि गलत हो जाता। और ये क्या बना AR 4s1 AR, थोड़ा इसको अलग कलर से लिखते हैं, 4s1 3d5, ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बच्चों 4s का एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही 3d में गया, ठीक, तो 3d वाला क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, 3d वाला क्या हो गया, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल या फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, 1 मिलियन टाइम, 10 लाख टाइम ज्यादा स्टेबल होते हैं। आप समझ सकते हो स्टेबिलिटी कितनी बढ़ जा रही है। मान लीजिए आज आपका पेमेंट 20,000 रुपए है, अचानक से आपका पेमेंट 10 करोड़ रुपए कर दिया गया, आप भैया दौड़ के जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहां भी वही हाल हो रहा है कि ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन था, बट जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में आएगा और डी हाफ फील्ड हुआ, उसका स्टेबिलिटी लेवल मिलियंस में बढ़ जाएगा भाई। 1 टाइम 2 टाइम 100 टाइम नहीं हो रहा है, यहां मिलियन टाइम्स स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। दैट्स वाई ये बिल्कुल ऐसा करना चाहेगा। इसलिए ग्राउंड स्टेट पे क्रोमियम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेगा, तो Ar4s1 3d5, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो एटमोसिटी भी है ना, वेरिएशन की कैपेसिटी, वो बच्चों बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वेरिएबल कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो ये इस टाइप से काम करता है, ठीक है। चलो रंगोली हो गया हमारा, हटा देते हैं इसको। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, एक्सेप्शन केस है ये, और एक्सेप्शन केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं, हर एक्सेप्शन का रीजन होता है। वो बस ये रहता है कि थोड़े नंबर ऑफ एक्सेप्शंस हैं केमिस्ट्री में, बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पर मेरे साथ ये पॉजिटिविटी रहेगी, मैं आपको हर एक्सेप्शन के रियल रीजन भी दूंगा कि हाँ ये हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है, जानने का हक है, ठीक है। आगे आ जाओ बच्चों, 25 आ जाते हैं Mn, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये हो गया सीधे Ar4s2 3d5। 26 लेते हैं आयरन, क्या हो जाएगा Ar4s2 3d6। 27 हो गया निकिल, सॉरी कोबाल्ट, कोबाल्ट कोबाल्ट 27 क्या है, कोबाल्ट। क्या होता है बच्चों Ar4s2 3d7, 18 20 27, ठीक। एक दो और बच गए, उनको निपटाया जाए। यहां ध्यान से देखना, एक और एक्सेप्शन आने वाला है कहानी में, नया ट्विस्ट। हाँ मगर वो जो ट्विस्ट है वो निकिल नहीं है, वो ट्विस्ट 28 पहले बच्चों निकिल को निपटा दूं मैं। Ar4s2 3d8, डी की कैपेसिटी 1 से 10 तक थी, तो ये देखो पूरा 1 से लेकर 10 तक बस बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, और कुछ हो नहीं रहा। अब आएगा कॉपर, एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक नंबर 29 बच्चों कॉपर। कॉपर के बारे में जान लो भैया कि ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी क्या है, क्रोमियम की तरह ये भी एक एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि बच्चे इसका होना क्या चाहिए था हमारे हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से 4s2 3d9 ये होना था, पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फिर से वही हाल है, यहां पर फिर से जैसे ही s ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को d के साथ शेयर किया, मैंने पहले ही आपको बताया s और d, 4s और 3d की एनर्जी के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है, ये लोग पैरेलल चल रहे हैं, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन उस पर जंप कर सकता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप किया बच्चों, अब आप समझ पा रहे हो कि यहां का जो d ऑर्बिटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब कि यहां का जो d ऑर्बिटल है वो अब फुल फील्ड है, और जो फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो हाईली हाईली स्टेबल होता है। फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल तो हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब क्या ही बोलोगे, अब हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल है, दैट मींस कि उनकी स्टेबिलिटी लेवल पीक पे पहुंच गई है, और वो ऐसा करना चाहेगा, इसलिए वो अपने ग्राउंड स्टेट में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ना लेके फुल फील्ड वाला 4s1 3d10 कवर करता है, कौन, कॉपर। और बच्चों लास्ट में है 30 जिंक, दैट इज Ar4s2 3d10, ये तो पहले से ही फुल फील्ड है।
तो इस तरीके से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक का ऑन बिहाफ ऑफ आबाउ प्रिंसिपल। आबाउ प्रिंसिपल में हमने सारी चीजों को डिटेल से कवर की कि भैया किसके लिए काम करेगा, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीडिंग, नॉट इन ऑर्बिट, ऑर्बिट के लिए बोरबरी, ठीक है। दूसरा कि भैया किस ऑर्डर में करेगा, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो बच्चों n प्लस एल की वैल्यू का सम करके। बाई चांस n प्लस एल की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो आप n की वैल्यू चेक करोगे, जिसके लिए n की वैल्यू लोअर है उसकी एनर्जी लेवल भी लोअर रहेगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। और फिर ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 30, जिसमें क्रोमियम और कॉपर दो एक्सेप्शन केस होते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी बातें आपको ठीक से अच्छे से समझ में आ गई हैं। एक अच्छा सवाल बच्चों हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, ठीक है, एक काम करता हूं, थोड़ा वीडियो का लेंथ ज्यादा हो रहा है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवा देता हूं। फिलहाल के लिए आप लोग ये सारी बातों को नोट कीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। और जो भी आप लोग को और भी रिक्वायरमेंट्स हैं टाइमली कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों। हैव अ वेरी ग्रेट डे।